हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल जहां तक समाप्त किए हैं उसके बाद आज चालू करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य देख चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जी के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य अपन देख चुके हैं। ठीक, कौन कौन से थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य? हमने देखा है क्या, कुतुब मीनार देखा है। क्या देखा है? कुतुब मीनार। हमने देखा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या देखा है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी देखा है। और देखा है क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या देखा है? 2.5 दिन का झोपड़ा। हमने ये भी देखा है कि 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक जी की मृत्यु हो गई थी। अब उनकी मृत्यु के बाद गुलाम वंश का या कुतुबी वंश का क्या होगा देखते हैं। गुलाम वंश का और कुतुबी वंश का क्या होगा देखते हैं। ठीक है, हमने देखा है देखे नहीं, अब देखने वाले हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र है। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र है, नाम क्या है? आराम शाह। क्या नाम है? आराम शाह। लेकिन जिनके नाम में ही आराम है वो आराम ही करेंगे। ठीक है, ये जो आराम शाह है एक अयोग्य व्यक्ति है, अयोग्य शासक है, मतलब शासन करने के गुण इनमें नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र हैं, इसी कारण इन्हें सत्ता मिल गई है और इन्होंने लगभग 8 माह तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली है। कितने दिन तक? 8 माह तक। लेकिन 8 माह के बाद जो राजनीतिक स्थिति है या आर्थिक स्थिति है राज्य की, वो खराब होने लगी क्योंकि इनका वित्तीय प्रबंधन या तो राजा बनने की क्षमता इनमें नहीं है। इसी कारण तुर्क सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद कौन है इनके? इल्तुतमिश थे। कौन थे दामाद इनके? इल्तुतमिश थे। उन्हें इनवाइट किया है कि आप आइए और सल्तनत की गद्दी संभालिए। हमने कल देखा है क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। हमने देखा है यल्दौज की पुत्री से स्वयं विवाह किया था। ठीक है, अपनी बहन का विवाह किससे किया है? कुबाचा से किया था। और साथ ही साथ अपनी पुत्री का विवाह अपने गुलाम इल्तुतमिश से किया था। ठीक है, और इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दिया। कब? 1206 में। अपनी गुलामी की मुक्ति से पहले ही अपने दामाद इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दिया था और साथ ही उन्हें बनाया क्या? बदायूं का गवर्नर। क्या बनाया था? बदायूं का गवर्नर। तो इन इल्तुतमिश जी को इनवाइट किया है तुर्क सरदारों ने कि आप आइए और यहाँ की गद्दी संभालिए, क्योंकि आराम शाह कैसे हैं? अयोग्य हैं। उनका निमंत्रण स्वीकार करके इल्तुतमिश आएंगे और अब दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने वाले। कौन? इल्तुतमिश। अब गुलाम वंश के अंतर्गत ही एक नया वंश का उदय हो चुका है। कौन सा वंश है ये? शमसी वंश। कौन सा वंश है? शमसी वंश। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर क्वेश्चन आया गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबी वंश के प्रथम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबी वंश के अंतिम शासक कौन थे? आराम शाह। कौन थे? आराम शाह, जिन्होंने लाहौर से ही सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया था। आराम शाह कहां पे थे? लाहौर थे। इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लेकिन अब इल्तुतमिश क्या बन गए हैं? सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश अब सुल्तान बन गए हैं और सुल्तान बनने के बाद क्या क्या कार्य किया उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, क्या क्या कार्य किए, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं इनके समय में, ये सब अपन देखने वाले हैं। अच्छा, एक बात और, कई बच्चों को डाउट हो रहा है कि मेंस में जो अपन लिखते हैं आंसर वो क्यों नहीं करा रहे सर। ठीक है, ध्यान देना, जैसे ही इल्तुतमिश खत्म होता है, जैसे ही इल्तुतमिश या गुलाम वंश खत्म होता है, मैं एक क्लास कॉपी में लूंगा। ठीक है, अगर 4 लाइन का है तो कैसे लिखना है, अगर 8 मार्क्स का कैसे लिखना है, ये सब मैं कॉपी के अंतर्गत टेस्ट पे लूंगा। मतलब एक वीडियो इस पे बनाऊंगा कि अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो कैसे 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या 8 मार्क्स से कंपाइल कैसे करना है, इस पर ही मैं इसके तुरंत बाद की वीडियो बनाऊंगा। तो निश्चिंत रहिए, अभी फैक्ट पढ़िए कि अपन को लिखना क्या है ये तो पढ़िए पहले। ठीक है, उसको कंपाइल कैसे करना है ये मैं पढ़ाऊंगा पक्का। ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। हमने पढ़ा है क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे किया और इन्हें क्या बनाया है? बदायूं का गवर्नर। क्या बनाया है? बदायूं का गवर्नर बनाया था। मतलब सुल्तान बनने से पूर्व क्या थे? बदायूं के गवर्नर थे। बदायूं कहाँ है? वर्तमान यूपी में है। कहाँ है? वर्तमान यूपी में बदायूं स्थित है। शासक बनने से पूर्व
इल्तुतमिश बदायूं के गवर्नर थे। ठीक है, अब प्री में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि गुलाम का गुलाम किस शासक को कहते हैं? गुलाम का गुलाम किस शासक को कहते हैं? ध्यान देना, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। और इस कारण से ही इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ चुका है कि गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। ये पॉइंट इसलिए दिखा रहा हूं, मेरे से ही महत्वपूर्ण है। अगर इल्तुतमिश के बारे में पूछता है तो आप लोग अपना आंसर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि गुलाम का गुलाम कहे जाने वाले इल्तुतमिश ने, फिर जो भी उनके बारे में पूछा है। ठीक है, अगर ये पॉइंट आप लिखते हो तो चेकर को समझ में आ रहा है कि आप अच्छा पोटेंशियल है, मतलब अच्छा लिख रहे हो। ठीक है, अच्छा लिख रहे हो क्योंकि आपको पूरा फैक्ट पता है। गुलाम का गुलाम, ये पॉइंट ऐड कर सकते हो अपने आंसर में मीन्स के। ठीक है, अच्छा इंप्रेशन बनेगा। गुलाम का गुलाम किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश को बोलते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में मोहम्मद गौरी के भतीजे ने गुलामी से मुक्त किया था। ठीक है, पढ़े कि नहीं पढ़े? और अपनी गुलामी की मुक्ति से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1206 में दासता से मुक्त कर दिया था। 1206 में इन्हें दासता से मुक्त कर दिया था। फिर हमने एक पॉइंट देखा है कि क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई है लाहौर, ना कि बनाई है दिल्ली। ठीक है, हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने यलदौज और कुबाचा के डर से ही, ठीक है, मोहम्मद गौरी के गुलाम कितने थे? 4 थे। यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। ठीक है, इनको क्या मिला था? गजनी। इन्हें क्या मिला है? लाहौर और दिल्ली। इन्हें क्या मिला था? मुल्तान वाला रीजन। और इन्हें क्या मिला है? बंगाल का रीजन। हमने देखा क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने यलदौज के डर से और कुबाचा के डर से ही अपनी राजधानी क्या बनाई है? लाहौर को बनाई है, ताकि उन लोग आगे आक्रमण ना कर सके। लेकिन इल्तुतमिश ने सत्ता हासिल करने के पश्चात अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी है। इल्तुतमिश ने सत्ता हासिल करने के पश्चात अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की है। ध्यान देना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो वैवाहिक संबंध के दम पर शांति स्थापित कर ली थी, लेकिन ये क्या उनके दामाद है। इल्तुतमिश क्या उनके दामाद है, इसीलिए जो यलदौज है और जो कुबाचा है ये इनको नहीं मानेंगे, इनके ससुर को मानते हैं लेकिन इनको तो नहीं मानते हैं। इसी कारण अब आक्रमण का भय होने लगा है, क्योंकि यलदौज और कुबाचा के मन में क्या है? इनके क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने की लालसा है। देखते हैं अब राजनीतिक घटनाक्रम मतलब इल्तुतमिश के समय कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, देखते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध हमने कल पढ़ा है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, आज पढ़ने वाले हैं तराइन का तृतीय युद्ध। आप सबको डेट याद होना चाहिए और साथ ही याद होना चाहिए किनके मध्य हुआ है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के मध्य हुआ था। जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे पहले युद्ध में। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ कब? 1192 में। ठीक 1 साल बाद जीता कौन है? मोहम्मद गौरी। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय रहे हैं। अब आने वाला क्या? तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ है? 1215 में। कब हुआ है? 1215 में। किनके मध्य हुआ है? इल्तुतमिश वर्सेस यलदौज। इल्तुतमिश और यलदौज के मध्य हुआ है। ध्यान देना, कहां के थे ये? गजनी के थे। और अब आक्रमण किए हैं इल्तुतमिश के ऊपर। आक्रमण क्यों किए हैं? क्योंकि गजनी में ख्वारिज्म के शासकों ने, ख्वारिज्म एक जगह है, ख्वारिज्म के शासकों ने यलदौज को पराजित कर दिया है। ठीक है, गजनी में ख्वारिज्म के शासकों ने यलदौज को पराजित कर दिया है,
जब पराजित कर दिया है तब इनको सत्ता छोड़नी पड़ी, इनको सत्ता छोड़नी पड़ी है, मतलब वहां से भागना पड़ा है। और वहां से भागकर कहां है, दिल्ली आए हैं। कहां है, वहां से भागकर दिल्ली आए हैं और कह रहे हैं क्या कि मोहम्मद गौरी का सबसे वरिष्ठ गुलाम मैं हूं। मोहम्मद गौरी का सबसे वरिष्ठ गुलाम कौन है, अपने आप को बोल रहे हैं यलदौज। और इसी कारण से कह रहे हैं क्या कि जो दिल्ली का सिंहासन है उन्हें मिलना चाहिए, दिल्ली का सिंहासन उन्हें मिलना चाहिए। ये दावा कर रहे हैं कौन, यलदौज। हार कर आए हैं किनसे, ख्वारिज्म के शासकों से। और आकर इल्तुतमिश से कह रहे हैं कि मोहम्मद गौरी का सबसे वरिष्ठ गुलाम मैं हूं, इसीलिए दिल्ली की सत्ता मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन यह बात इनको पसंद आई क्या, नहीं। इसी कारण क्या हुआ है, तराइन का थर्ड बैटल 1215 में, जिसमें इल्तुतमिश जी जीत जाएंगे। हारेगा कौन, यलदौज हारे, यलदौज हार गए हैं। जब हार गए तब इन्हें मृत्यु दंड दिया गया, इन्हें मृत्यु दंड दिया गया। इस तरीके से ये जो खतरा था, ये जो खतरा था अब खत्म हो चुका है, ये जो खतरा था अब पूरे तरीके से खत्म हो चुका है इल्तुतमिश के लिए। ठीक है, तराइन का थर्ड बैटल, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1215 में, जहां यलदौज मारा गया है। क्लियर है ये। अब देखते हैं कुछ समय पश्चात ही एक बहुत बड़ा संकट भारत पर आया है, एक बहुत बड़ा संकट भारत में आया है जब चंगेज खां 1221 में भारत की सीमा पर आया है। क्या बोल रहा हूं मैं, एक बहुत बड़ा संकट भारत पर आया है जब एक खूंखार मंगोल आक्रमणकारी, चंगेज कौन है, एक मंगोल आक्रमणकारी है, मंगोल आक्रमणकारी, बहुत ही खूंखार व्यक्ति है। जहां भी जाते हैं ये मार काट में जाते हैं चंगेज खां। ठीक है, और ये भारत की सीमा पर आ गए हैं। अब इनका एम क्या है, इनका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, भारत की सीमा पर आए क्यों है, ध्यान देना। ख्वारिज्म के राजकुमार है, ख्वारिज्म के एक राजकुमार है, नाम क्या है, जलालुद्दीन मंगबरनी। ये कौन है, राजकुमार है, कहां के, ख्वारिज्म के राजकुमार है जलालुद्दीन मंगबरनी। ठीक है, इनका पीछा करते हुए आए हैं, इनका पीछा करते हुए भारत की सीमा पर आए हैं। इनका पीछा कर क्यों रहे हैं, इनका पीछा कर रहे हैं क्योंकि इस राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का प्रेम संबंध है चंगेज खां की बेटी से। ठीक है, जो राजकुमार है जलालुद्दीन मंगबरनी, कहां के राजकुमार है, ख्वारिज्म के, इनका प्रेम संबंध है चंगेज खां की बेटी से। इसी कारण इनको मारने आए हैं दौड़ा दौड़ा के। ठीक है, और तब जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, ये भारत की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। तब चंगेज खां ने इल्तुतमिश को संदेश भेजा है, अल्टीमेटम दिया है कि आप इन्हें शरण ना दो, आप इन्हें शरण ना दो। और इल्तुतमिश ने इनकी बात मान ली है, इनकी बात मान ली है। और इस तरीके से इल्तुतमिश ने एक बहुत बड़े संकट को टाल दिया है, एक बहुत बड़े संकट को टाल दिया है। इनकी बात मान ली है, इनको शरण नहीं दिया है, इनको शरण नहीं दिया है। ध्यान देना, आक्रमण नहीं किया, चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, केवल और केवल भारत की सीमा पर आए थे, केवल और केवल भारत की सीमा पर आए थे इल्तुतमिश के समय में। क्लियर है ये। अब जो सेकंड प्रॉब्लम कौन था, कुबाचा। कहां का शासक है, मुल्तान के शासक हैं। कुबाचा कहां के शासक हैं, मुल्तान के शासक हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा के साथ किया था, लेकिन कुबाचा और इल्तुतमिश में कोई अच्छा संबंध नहीं है। इसी कारण कुबाचा ने अब लाहौर पर आक्रमण किया। मैं पहले बताया था क्या, लाहौर राजधानी बना रहे हैं, मतलब क्या, वहां पर आर्मी रहेगी। लेकिन अब आर्मी कहां गई है, दिल्ली में आ गई है। मतलब क्या है, मुल्तान के शासक के पास सुनहरा अवसर है क्या कि वो जाए और आराम से लाहौर पर कब्जा कर ले। लाहौर पर सेना कम है और लाहौर यहां से पास ही पड़ता है, इसी कारण इन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया। जब इल्तुतमिश को इस बात का पता चला, ठीक है, इल्तुतमिश को इस बात का पता चला, तब वो उस पर आक्रमण करेंगे, और दोनों के मध्य, इल्तुतमिश और कुबाचा के मध्य क्या हुआ है, मंसूरा का युद्ध। क्या हुआ है, मंसूरा का युद्ध हुआ है। पहले कुबाचा ने आक्रमण किया और लाहौर पर कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया है तब इल्तुतमिश और कुबाचा के मध्य क्या होगा, मंसूरा का युद्ध। जब युद्ध हुआ, इसमें इल्तुतमिश जीत गए हैं,
कुबाचा हार गया, कुबाचा हार गया है और इल्तुतमिश ने लाहौर वापस प्राप्त कर लिया है। इल्तुतमिश ने लाहौर वापस प्राप्त किया है और वापस से दिल्ली आ गया। ठीक है, केवल और केवल अपना क्षेत्र वापस पाया है और वो वापस से दिल्ली आ गए हैं। लेकिन ठीक 10 साल बाद, अच्छा ये युद्ध कब हुआ है? 1217 में। कब हुआ है? 1217 में। ठीक 10 साल बाद अब इल्तुतमिश क्या सोच रहे हैं कि इसने पहले से दुश्मनी मोल लिया। ठीक है, मतलब अब कुछ तो दिखाना पड़ेगा, कुछ तो दिखाना पड़ेगा और इसी कारण अब इल्तुतमिश ने फिर से एक अभियान छेड़ा है। अभियान का छेड़ा है कि अब उन्हें मुल्तान चाहिए, अब उन्हें मुल्तान चाहिए और इसी कारण 1227 में इल्तुतमिश और कुबाचा के मध्य फिर से युद्ध हुआ। फिर से एक युद्ध हुआ जिसमें इल्तुतमिश जीत गए। इल्तुतमिश जीत गए। हारा कौन है? कुबाचा। जब कुबाचा हार गया है तब वहां से भाग रहे हैं। भागते भागते उन्हें क्या मिलेगी? सिंधु नदी, और सिंधु नदी में कूदकर इन्होंने अपनी जान दे दी। इन्होंने सिंधु नदी में कूदकर, सिंधु नदी में कूदकर अपनी जान दे दी है। मतलब क्या है? इल्तुतमिश के रास्ते से दूसरा कांटा भी अब हट चुका है, दूसरा कांटा भी अब हट चुका है। बचे कौन है अब? खुद कौन बचे? इल्तुतमिश बचे हैं। लाहौर दिल्ली पर उनका अधिकार था, अब क्या मिल गया उनको? मुल्तान ही मिल गया है। और एक कौन है? बंगाल। बंगाल में बख्तियार खिलजी बहुत दूर में, बहुत दूर में है। अभी उन पर आक्रमण करने या उनसे संबंध स्थापित करने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। कौन? इल्तुतमिश जी। लेकिन इल्तुतमिश, अच्छा समझ गया नहीं? ठीक है, अब देखते हैं बंगाल वाला रीजन। ठीक है, अब इल्तुतमिश क्या है? महत्वाकांक्षी हो गए हैं। अब महत्वाकांक्षी हो गए हैं। उनकी योजना क्या है कि मोहम्मद गौरी के जो चौथे गुलाम थे, कौन? बख्तियार खिलजी, जो उनका शासन क्षेत्र यानी कि बंगाल, उस पर भी अब उनको कब्जा करना है, उस पर भी उनको कब्जा करना है। और इसी कारण उन्होंने बंगाल अभियान भी किया, उन्होंने बंगाल अभियान भी किया है। इल्तुतमिश ने बंगाल अभियान भी किया, लेकिन खुद नहीं गए हैं। लेकिन इस युद्ध में वह खुद नहीं गए हैं, जबकि उनका सबसे ज्येष्ठ पुत्र, नाम क्या है? नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम है? नासिरुद्दीन महमूद को आक्रमण के लिए भेजा है। नासिरुद्दीन महमूद को आक्रमण के लिए भेजा है और नासिरुद्दीन महमूद ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। नासिरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश के पुत्र हैं, इन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया। मतलब है क्या है? सभी क्षेत्रों पर, गजनी को छोड़कर, गजनी में कौन है? ख्वारिज्म के शासक हैं, उनको छोड़कर लाहौर में, दिल्ली में, मुल्तान में और बंगाल में इल्तुतमिश ने अब अपनी सत्ता जमा ली। अब अपनी सत्ता जमा ली है। इनके सभी गुलामों को, मतलब यलदौज को, कुबाचा को और बख्तियार खिलजी के जो वंशज हैं, उन्हें हराकर उन सभी क्षेत्रों पर इल्तुतमिश ने कर लिया है, कब्जा कर लिया है। इल्तुतमिश ने इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। क्लियर है? मिटा दूं? नासिरुद्दीन महमूद कौन है? ये इल्तुतमिश के पुत्र हैं जिन्होंने बंगाल अभियान किया था। ठीक है, अब देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में कुछ और प्रशासनिक सुधार या प्रशासनिक कार्य कौन कौन से किए, उन्होंने कौन कौन से प्रशासनिक कार्य किए हैं। ठीक है, ध्यान देना, इस समय क्या जो तुर्क व्यक्ति हैं वो बहुत अमीर लोग हैं, अमीर लोग हैं, अमीर तुर्क सरदार इस दिल्ली में मौजूद हैं और उनका राजनीति में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, राजनीति में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। और उन सब को मनाने के लिए या उन सब का समर्थन हासिल करने के लिए इल्तुतमिश ने क्या बनाया है? एक टीम बनाया है, एक टीम बनाया है 40 अमीर तुर्क सरदारों का। क्या बोल रहा हूं मैं? इस समय जो तुर्क अमीर हैं उनका राजनीति में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है और उन सब को प्रसन्न करने के लिए या उन सब को मनाने के लिए इल्तुतमिश ने 40 अमीर तुर्क सरदारों का एक दल बनाया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुर्कान ए चहलगानी। क्या बोलते हैं? तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी। ये 40 अमीर तुर्क सरदारों का समूह है, 40 अमीर तुर्क सरदारों का समूह है, जिनसे क्या सुल्तान सलाह मशवरा करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं किसी भी संबंध में,
मतलब क्या है, तुर्कान ए चहलगानी एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट हो गया है इल्तुतमिश के समय, क्योंकि इन्होंने इसी काम के लिए, सलाह मशवरे के लिए ही इस टीम का गठन किया है। नाम क्या है, तुर्कान ए चहलगानी। क्वेश्चन पूछता है तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी का गठन करने वाला शासक कौन है, इल्तुतमिश है। कौन है, इल्तुतमिश है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन्होंने लागू की है इक्ता प्रथा। क्या लागू की है, इक्ता प्रथा। क्वेश्चन यही पूछता है कि इक्ता प्रथा लागू करने वाला शासक कौन है, इल्तुतमिश है। ध्यान देना, इक्ता होता क्या है, नगद की जगह, सैनिकों को नगद की जगह भूमि देना, सैनिकों को नगद की जगह भूमि देना क्या कहलाया है, इक्ता प्रथा कहलाया है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। इन्होंने 40 अमीर तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, तुर्कान ए चहलगानी। क्या बोले हैं, तुर्कान ए चहलगानी। दूसरा पॉइंट क्या है, इक्ता प्रथा लागू करने वाला शासक कौन है, इल्तुतमिश है। इसका मतलब क्या है, अब सैनिकों को नगद की जगह क्या मिलेगी, भूमि मिलेगी। सैनिकों को नगद की जगह क्या मिलेगी, भूमि मिलेगी। एक क्वेश्चन पूछना आप लोगों से, महमूद गजनवी ने सिक्का चलाया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने एक सिक्का चलाया था। क्या था उसमें, एक तरफ क्या था, अरबी भाषा में लेख था, एक तरफ क्या था, संस्कृत में लेख था। ये किसका है, महमूद गजनवी का सिक्का है। इसमें एक तरफ क्या है, अरबी भाषा में, एक तरफ संस्कृत भाषा में लेख लिखा हुआ था। ये हमने पढ़ा है महमूद गजनवी में। फिर हमने पढ़ा है मोहम्मद गौरी। क्या पढ़ा है, मोहम्मद गौरी। उसमें पढ़ा है एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति है, एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति है, और एक तरफ क्या है, अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ है, अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। इल्तुतमिश ने भी एक सिक्का जारी किया है, एक सिक्का जारी किया। ध्यान देना, जो अभी तक के इससे पूर्व के सिक्के हैं उनमें कहीं ना कहीं भारतीय अंश भी दिखता है, भारतीय अंश भी दिखता है, जबकि इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्के लॉन्च करेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा पहली बार भारत में शुद्ध अरबी सिक्के किसने लॉन्च किए हैं, इल्तुतमिश ने लॉन्च किए हैं। किसने लॉन्च किए हैं, इल्तुतमिश ने। इन्होंने चांदी और तांबे का सिक्का लॉन्च किया है। इल्तुतमिश ने भारत में चांदी और तांबे का सिक्का लॉन्च किया, चांदी का और तांबे का। चांदी के सिक्के को बोला गया है क्या, टका। क्या बोला गया है, टका। जबकि तांबे के सिक्के को बोला गया है जीतल। क्या बोला गया है, तांबे के सिक्के को जीतल बोला गया है। ठीक है, यहां तक देखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इनके बारे में और अगला। थैंक यू।